पूरे हुए हैं। तो पहला सवाल शिवम मैं आप ही के पास लेकर आ रहा हूं। आज नड्डा साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अभी हमने सुनवा भी दी, और जो विपक्ष के बयान आए वो भी हमने सुनवा दिए। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, देखिए 11 साल में काफ़ी कुछ हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा इस अंदाज में ये सवाल है कि आप वो फहरिस्त भी मुझे गिनाएंगे, लेकिन आपके लिहाज से, एक प्रवक्ता के लिहाज से भी बता सकते हैं, एक नेता के लिहाज से भी बता सकते हैं, आप काफ़ी कुछ पढ़ते लिखते भी रहते हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा जिस पर काम करना अभी बाकी हो? हाँ, मैं मानता हूं एक राष्ट्र के तौर पर और एक गतिमान राष्ट्र के तौर पर हमेशा किसी भी देश को आगे बढ़ता रहना ही चाहिए, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश में एक कवि हुए, महान कवि हुए श्री गोपाल दास नीरज जी, मैं उनकी लाइनों को थोड़ा ट्वीक करने की, मतलब थोड़ा सा बदलने की धृष्टता करते हुए कहना चाहता हूं कि है अगर मोदी तो मौसम बदलकर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। कुछ चीजें इस देश में ऐसी हुई जो हमारे देश में 2014 से पहले सोच पाना संभव नहीं था। आपने मेरे को पहले ही बोल दिया कि मैं लिस्ट पढ़ूंगा, मैं लिस्ट तो जरूर पढ़ूंगा, बट मेरा वादा है आपसे कि उससे हटकर भी मैं जरूर कुछ बात करूंगा। जहां तक लिस्ट पढ़ने की बात है, मैं शुरुआत से ही थोड़ी सी आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थितियां हमारे देश में खासतौर पर रही और जिस तरह की चीजें हमारे देश में रही, तो सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश में, क्योंकि जब 2014 में ये देश की सरकार को छोड़कर गए और इनको देश ने जो है टाटा बाय बाय किया, उस समय सबसे ज्यादा खराब हमारी इकोनॉमिक हालत थी। उसको सबसे पहले एक टैक्सेशन को बेहतर करना, जीएसटी को हम लेकर आए। उसके बाद चीजें और बेहतर करनी थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको मुझे लगता है सबने देखा होगा, याद होगा चिदंबरम जी ने किस तरीके से मॉक किया था कि कैसे ये सब होगा। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हम आए, हम दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करने वाले बने। फिर यूपीआई को बढ़े, फिर पीएलआई जो स्कीम्स हुई, जितनी भी प्रोडक्ट लिंक स्कीम्स हुई, उनको लेकर हम आगे बढ़े। स्टार्टअप इंडिया एक बड़ा लॉन्च रहा, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो चाइना से भी हम उस मामले में आगे चल रहे हैं ग्रोथ के हिसाब से। एक जमाने में 495 स्टार्टअप्स हुआ करते थे जब हम इस देश में आए, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स यहां पर हैं। मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बब्बर शेर और न जाने क्या क्या देश के फ्लोर ऑफ द हाउस से खड़े होकर। इन लोगों की इनकॉम्पिटेंस और इन लोगों की फोरसाइट इतनी कमजोर थी कि ये इस देश को इतना कमजोर और नाकारा समझते थे कि इनको मेक इन इंडिया में मजाक लगता था, खास तौर पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में अगर हम आ जाए, करप्शन के खिलाफ एक महान क्रूसेडर बनकर इस सरकार ने काम किया है। 11 साल में कोई सरकार इतना काम नहीं कर पाई। मैं मानता हूं कि उसके लिए हम पर आरोप भी लगे, विंडिकेशन की बात हुई, तमाम चीजें कहीं, लेकिन बावजूद उसके, चाहे लोगों के करप्शन में आने की बात हो, चाहे केसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने की बात हो, चाहे हर किसी व्यक्ति पर शिकंजे कसने की बात हो, हर पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को पकड़ा गया। और जिस तरीके से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खासतौर पर जो है अटैच हुई, अगर मैं ईडी की भी सिर्फ बात करूं, बाकियों को छोड़ दूं, तो कहीं ना कहीं वो अविस्मरणीय है, बेहतर है। और डीबीटी जब हुआ कहीं ना कहीं, तो वहां पर भी ऐसा मैं मानता हूं कि करप्शन पर एक बड़ी लगाम लगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गरीबों के लिए भी एक बहुत विशेष काम हुआ है, चाहे वो सरकारी संपत्तियों की नीलामी करने का विषय रहा हो, 1 रैंक 1 पेंशन को जो इतने लंबे समय की मांग थी, उस पर कभी कोई काम ना करता हो। कोरोना काल हमारे देश में जो बीच में सबसे हमारे सामने आया, कोरोना काल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने, जहां हमारे देश में हमारे लोगों ने खासतौर प्रोपेगेंडा करके कि इस देश की मेडिसिन, इस देश की खासतौर पर जो कोविड वैक्सीन थी वो हम नहीं लगवाएंगे। हमने दुनिया में सिर्फ अपने आप को कोविड वैक्सीन लगाई नहीं, कोई वैक्सीनेट नहीं किया, पूरी दुनिया को भेजा भी और बताया कि हिंदुस्तान इस विषय में भी लीड कर सकता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन की बात अगर हम करें, आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें, तो इस देश में हर रोज आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख लोग अपना गरीब फ्री इलाज करवाते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर बात करूं तो 3 तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आर्टिकल 370, एफसीआरए के तहत कानून में बदलाव करके हजारों से ज्यादा एनजीओज को बेहतर करना, बंद करना, चीजों को ठीक करना। और मैं मानता हूं इसके बाद लिस्ट एंडलेस है। डिफेंस प्रोडक्शन में खासतौर पर अगर हम बात करें तो वहां पर एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज हमने बनाया है। आज हम दुनिया में 30वें नंबर के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश हैं। आज हम 5वें नंबर के दुनिया में मेट्रो रेल के विस्तारीकरण के देश हैं। आज हम दुनिया में नंबर 2 पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा है। दुनिया का 2 नंबर का रेल रोड नेटवर्क हमारे पास है। इसके अलावा खासतौर पर अगर हम बात करें तो दुनिया में फ्रजाइल 5 से बाहर शिवम, वो मैंने, आप भी सही कह रहे हैं कि वो एंडलेस है, वो
वो खत्म नहीं होगी, अब मैं चलता आ गया, चला जाएगा। इसको छोड़ देता हूं। हाँ जी जी। खत्म नहीं होगी। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी कि एटलीस्ट आप ये मानते हैं। लेकिन अब मैं एक विषय पर आता हूं। देश में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और वो शायद नंबर्स में मैं आपको दिखा नहीं सकता और बता नहीं सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो एक होपलेस लोगों की जमात हमारे सर पर बैठी हुई थी ना, जनता ने उसको साइड रखकर एक विजन वाली सरकार चुनी, जिसका नतीजा इस देश ने 11 साल में देखा। मैं उसके कुछ एक एग्जांपल्स आपको रिटरेट करूंगा। पहला, हार्वर्ड से पढ़ के आने वाले लोग, मैं किसी के प्रति एंटी नहीं हूं, कोई कहां से पढ़ के आता है, नहीं, अच्छी बात है जितनी अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेकर आए, लेकिन बाहर से पढ़कर आने वाले, फास्ट फॉरवर्ड बात करने वाले, कट टू कट इंग्लिश में बात करने वाले लोगों का विजन इतना छोटा था कि पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर हंसते हुए कहा था कि एक सब्जी बेचने वाली के पास पीएस मशीन होगी क्या, वो कहां से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लाएगी। देश ने ऐसा डिजिटलाइजेशन किया कि दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर शॉक होते हैं कि हिंदुस्तान कहां शिफ्ट हो गया। एक खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर देश ने जो काम किया, रोड्स को लेकर जो काम किया, ये 11 किलोमीटर बनाते थे, हम 37 किलोमीटर बना रहे हैं। और मेक इन इंडिया, हम मानते हैं कि ये देश सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमारे देश में चीजें किस तरीके से बहस हो सकती है। और अंत में एक और चीज में आता हूं, सांस्कृतिक विरासत और इसी से संबंधित टूरिज्म, उसके क्षेत्र को पूरे तरीके से बर्बाद कर देना, मार देना, तुष्टीकरण के चलते जो हमारी सांस्कृतिक साइट्स थी, हेरिटेज थी, उसको भूल जाना, उनको कहीं ना कहीं हमेशा कोर्ट्स के पचड़ों में फंसाना। 500-500 साल बाद एक मंदिर बनता है और उससे आसपास की इकोनॉमी और ट्रैवल टूरिज्म इतना हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। अगर काशी विश्वनाथ की बात करें तो गोवा से 7 गुना ज्यादा टूरिज्म वहां पर है। ये सब हमारी उपलब्धि है, लेकिन एक राष्ट्र को जिसकी चेतना को मारने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उसको एक जागृत राष्ट्र बनाने में 140 करोड़ देश के वासियों ने और इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार ने जो काम किया, वो अविस्मरणीय है। और ये 11 साल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद से कोई 11 साल और ये 11 साल जब आप कंपैरिजन में लेकर आएंगे तो देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे अगर आवश्यकता आते हैं एक एक करके, क्योंकि हाँ ठीक है, आज आप सरकार के उपलब्धि बताने का दिन था, 11 साल पूरे हुए हैं तो उतना समय आपके लिए भी था। अब डिबेट को थोड़ा ओपन करते हैं। यहाँ पे